अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। वीडियो को शुरू में ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। तो ये हमारी कंटिन्यूशन ऑफ द सीरीज़ है, आपके सवाल मेरे ख्यालात, जिसके मल्टीपल पार्ट्स पहले आ चुके हैं। अगर आप अब तक आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे, उनको जाके पहले देखें। हो सकता है कि जिस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो इस वीडियो में कवर्ड नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में कवर्ड हो, तो पहले वो देखें, फिर ये वीडियो भी देख लें। अगर इसमें कहीं भी कवर नहीं हो रहा तो लीव अ कमेंट, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उसको एड्रेस कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं सिटी ऑफ कार्मल में हूँ, कार्मल बाय द सी, और आप देख सकते हैं कि अमेजिंग पीछे बीच फ्रंट है, सनसेट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पर भी एक वीडियो बनती है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, इसी सीरीज़ में चल रही है, तो मैं एक्सप्लोर करते हुए आ रहा हूँ। उसके अंदर भी मैं काफ़ी बातें कर रहा हूँ आपसे, तो वो यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा, जाके देख सकते हैं। तो पहला सवाल आ रहा है, वो कह रहे हैं कि 3 दिन पहले उनका F4 का इंटरव्यू था, ज़्यादा सवाल पूछे नहीं, मुबारकबाद, उन्हें कहा पेपर दे दिया, घर आए। तो पहले जो स्टेटस था CEAC पर वो AP था और अब रिफ्यूज़ड आ रहा है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में इसी तरह सीरीज़ में मैंने मेंशन किया था कि डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है इवन आफ्टर गेटिंग अप्रूव्ड। पहले AP होगा, रिफ्यूज़ड होगा, फिर रेडी आएगा, फिर दोबारा रिफ्यूज़ड आ जाएगा, फिर रेडी होगा और फिर इशूड आ जाता है। होपफुली यही केस होगा। कई बार इवन के कुछ केसेस होते हैं, सर्टेन केसेस होते हैं आपकी अप्रूवल आ भी जाती है, तो आप जब घर जाते हैं तो वो कॉल करके कहते हैं या ईमेल आई थी कि आपको DS 5535 दे रहे हैं। तो आई एम होपफुल कि ये वो केस नहीं होगा, लेकिन आपने केसेस को चेंज होते देखें, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको इशूड हो जाएगा। अदरवाइज़ आप 4 हफ्ते वेट करें, उसके बाद इंक्वायरी डालें US एम्बेसी को और आपको उसकी स्टेटस अपडेट मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है इस वीडियो में। तो अगले कमेंट पर आते हैं। ये है, कह रहा है IR1 इंटरव्यू टाइम पर रिफ्यूज़ हो गया था, फिर रिसीव हुई कि योर केस इज़ बीन सेंट टू US CIS विच इज़ अप्रूव। इसके बारे में कुछ बता दें। इसी तरह प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने मेंशन किया था, कई बार ये होता है कि US CIS US एम्बेसी होता है, केस वापस भेजती है स्टेप 1 या स्टेज 1 US CIS को। तो यहाँ 3 पार्ट सीरीज़ आ रही है। पहला स्टेप होता है जिस तरह, या पहली स्टेज होती है US CIS होती है, फिर NVC आती है, फिर US एम्बेसी इस्लामाबाद आती है। तो अगर वो वापस भेज रहे हैं, इट मीन्स कि एम्बेसी को लगता है कि पहले ही जो स्टेज 1 थी उसमें केस को अप्रूव नहीं होना चाहिए था, तो अब वो जो ऑफिसर्स हैं दोबारा रिव्यू करें। आपके बड़ा कम कॉन्टेक्स्ट है, तो इसमें से यही अंडरस्टैंडिंग होती है जो आसपास जितने केस थे। अगेन सीक प्रोफेशनल हेल्प, किसी लॉ फर्म US में उनको रीच आउट करें, या कोई सिमिलर फैमिली उनसे भी पता लग जाएगा, या आप US CIS को डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो आपका पिटिशनर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट पर आते हैं, कह रहे हैं कि 2009 की प्रायोरिटी डेट है, इट मीन्स 2009 से F4 का ही होगा, मैं जो मुझे लग रहा है। तो वीज़ा बुलेटिन में जाएं, चार्ट A होता है, चार्ट B होता है। चार्ट A का मतलब होता है कि आप एलिजिबल हो फॉर इंटरव्यू लेटर। चार्ट B का होता है कि आपको वेलकम लेटर आ जाना। वेलकम लेटर से मुराद है कि NVC का जो CEAC पोर्टल है उसका एक्सेस आ जाना चाहिए। तो अगर चार्ट B में 2008 या 9 चल रही है तो मेक अ इंक्वायरी टू द NVC, उनको कहें यार मेरा वेलकम लेटर नहीं आ रहा, क्या सीन है। तो देखें शायद आपको अर्ली मिल जाए, क्योंकि कुछ केसेस मैं जानता हूँ जिनको 2 या 2.5 साल पहले भी वेलकम लेटर मिल जाता था या पोर्टल एक्सेस मिल जाता था। तो ट्राई कीजिएगा, और मेरा ख्याल आ जाना चाहिए। नहीं आता तो उनसे ही वेट करें, फिर दोबारा इंक्वायरी कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, और अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट पर आते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कह रहे हैं कि NIW EB2 पर एक वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस होंगी, उसमें आएगी, NIW भी आएगी, EB1A भी आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इन टॉपिक्स पर भी बात ज़रूर होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगले कमेंट पर आते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा एक सवाल है कि फियांसे वीज़ा 2000 के लिए अप्लाई किया था 2023 जून में, तो हमें मिलना चाहिए, इससे केस पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। जो उनसे K1 हो गए, CR1 IR1, जिसमें भी आपका पिटिशनर आपका स्पाउस है या टू बी स्पाउस है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं इन द सेंस कि आप फियांसे हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप
एक एक रिश्ते की तरफ जा रहे हैं, आप इतने अर्सा मिले क्यों नहीं, फलाना क्यों नहीं हुआ। तो जब भी आप मिलते हैं तीनों कैटेगरीज में मैं कहूँगा CR1, IR1 और K1, मेक श्योर टू मीट योर पटिशनर, मीट योर स्पाउस, टू बी स्पाउस। साल में एटलीस्ट 3 बार मिला करें, वक्फे वक्त से या 2 बार मिला करें। और ये एविडेंस काम आता है क्योंकि इट मेक्स द रिलेशनशिप मोर बोनाफाइड इन द सेंस कि जब एम्बेसी को डाउट होगा तो आप क्या दिखाओगे कि अच्छा एक आपसे शादी हुई बंदे से, वो 4 साल पेंडिंग हुआ AP में, तो 4 साल पाकिस्तान में नहीं आया, तो मेक्स थिंग्स वेरी ट्रिकी। तो ये देखें लॉजिकल भी ये कहते हैं ना कि आप किसी से शादी करने जा रहे हो या वो शादी हो चुकी है तो आप क्यों नहीं मिल रहे इतने अरसे से। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं और ये एविडेंस का पार्ट होती हैं। और कल को अगर आपको कोई AP लगती है, कोई वो डाउट करते हैं, तो ये चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी कि भाई ठीक है एक रिलेशनशिप में थे, तो ये चीज़ें हमारे प्रूफ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका सवाल जो एड्रेस हो रहा है, और अपना ख्याल रखिएगा। अगला जो कमेंट है वो कह रहे हैं प्रायोरिटी डेट 2012 की है, NVC की प्रोफाइल भी बन चुकी है, डॉक्स भी डिलीवर कर दिए गए हैं, मैंने 2020 में अभी तक नो फर्दर एक्शन। आई वुड से 2012 की अगेन प्रायोरिटी डेट, इट मीन्स ये F4 का होगा। तो आजकल वीज़ा बुलेटिन जो है इस मंथ में 2007 की प्रायोरिटी डेट चल रही है। तो इवन कि आप DQ हो भी जाएं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप क्यू को जंप कर देंगे। देखें जब आपकी 2012 की प्रायोरिटी डेट चार्ट 1 में F4 की करंट होगी, इट मींस अब आप एलिजिबल हो, आपका केस एलिजिबल है उस लाइन में लगने के लिए जिसमें इंटरव्यू मिलना है। अब आपसे आगे 4000 बंदा पहले वेट कर रहा हो तो पहले एक एक करके इंटरव्यू लेटर्स आएंगे। तो इवन तो फिर लोग ये बड़े परेशान होते हैं कि यार मेरी प्रायोरिटी डेट करंट है, मेरा इंटरव्यू लेटर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बैकलॉग है। तो बैकलॉग कैसे क्लियर होता है, कब क्लियर होता है, तो टाइम लगेगा। एक अच्छा एक एस्टिमेट ये होता है कि अगर 2007 की चल रही है 2012 है तो एक साल गिन लें, 5 साल तो मिनिमम वेट बनता है। अगर ये F4 है तो कॉन्टेक्स्ट बड़ा कम है, लेकिन मेरा ख्याल है यही F4 ही होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। और या अगला कमेंट है वो कहते हैं भाई USA जाते हुए कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ रखने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने CEAC पर अपलोड किए हैं या एम्बेसी किए हैं या आपके कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको साल लेके जाने की एज अ न्यू इमिग्रेंट जा रहे हैं वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को 2 तरह के बैग होते हैं, एक कैबिन में आप लेके जाते हैं जिसको कहते हैं कैबिन बैग होता है, एक चेक बैग होता है जो जहाज़ के नीचे जाता है। डॉक्यूमेंट्स हमेशा बैक पैक में और जहाज़ के अंदर लेके जाने हैं और अपने साथ लगा के रखने, खुदा न खास्ता गुम ना जाएँ। सबसे मेन जो चीज़ होती है वो तो आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट को बहुत ध्यान से ख्याल से रखना है, गिरा ना जाइएगा, बहुत नए मसले बन जाएंगे। और डॉक्यूमेंट जो भी आपके पर्सनल बनते हैं, जैसे मैं जब आया हूँ अपने एजुकेशन, अपने जो भी मेरे पाकिस्तान में मेरा वक्त गुजरा हुआ है, जो प्रोफेशनल लाइसेंसेस थे मेरे पास, जो डिग्री थी A to Z सब कुछ मैं साले के आया था। मैंने कहा पीछे कहाँ ही रख के जाने। इसके अलावा आपके पटिशनर के हो गए, क्योंकि वापस जब आप आ गए आपको ग्रीन कार्ड मिल गया तो पटिशनर का उसके डॉक्यूमेंट्स वापस करें। आपके पर्सनल जो हो गए, निकाहनामा हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, सब कुछ लेके आएँ। बट मेक श्योर वो अपने बैक पैक में डालें, कहीं और ना रख दीजिएगा और खुदा खासा बैग आगे पीछे हो जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका सवाल जो है वो एड्रेस हो रहा है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर कहते हैं कि आपके पास ग्रीन कार्ड है या वीज़ा है, क्योंकि आपने जब सेकंड टाइम बताया तो कह रहे हैं कि ग्रीन कार्ड है, बट आपको समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है आप उस वीडियो का रेफरेंस दे रहे हैं कि जिसमें मैं पाकिस्तान से सेकंड टाइम USA आ रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी बाकी लोगों ने, तो यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा, जाकर देख सकते हैं। तो देखें जब फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल करते हैं, उस वीडियो में जो रेफरेंस दे रहा था, जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं तो आपका वीज़ा स्टिकर लगा होगा इमिग्रेशन वाला, उसकी एक एक्सपायरी होती है। आप USA आ गए, उस एक्सपायरी के अंदर पहले ट्रैवल करना है। आप उस USA पहुंच गए, वो उसमें एक स्टैंप लगाएगा CBP ऑफिसर, वो स्टैंप और वो वीज़ा कहते हैं एक्ट करता है एज अ टेम्परेरी ग्रीन कार्ड जब तक आपको फिज़िकल नहीं मिलता। जैसे फिज़िकल कार्ड मिला है, आपका जो स्टिकर है, वो स्टैंप है, उसका कोई पर्पस नहीं, क्योंकि अब आपके पास ग्रीन कार्ड है। और ग्रीन कार्ड के फिर रेगुलेशंस लगना शुरू होती हैं। जैसे आप USA से बाहर रह सकते हैं तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। अगर रहना तो उसके अलग एक डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह एक वीडियो फ्यूचर में आएगी कि री एंट्री परमिट क्या होता है।
तो वो मैं उस चीज़ में वो एक्सप्लेन वीडियो में ये कर रहा था कि अगर तो आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका जो वीज़ा स्टिकर है उसमें कोई गलती नहीं है और वो उस पर टैग लगा लें ईजी हो ढूंढने के लिए। और अगर आप सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने पासपोर्ट के साथ, क्योंकि पासपोर्ट इज़ अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और ग्रीन कार्ड जो वो है परमिशन या लीगल स्टे की प्रूफ है, तो आपको दोनों चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं। तो ये कभी मिस्टेक नहीं किए गए, अगर आपको ग्रीन कार्ड ही मिल चुका कि आप ग्रीन कार्ड अपने घर में कुछ दराज में संभाल के आप कहते हैं मेरे पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ है तो मैं जा सकता हूँ, तो वो वीज़ा वन टाइम बेसिकली आपको एंट्री है, उसके बाद आपका फिज़िकल कार्ड आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कंसर्न था या कमेंट था वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगला सवाल है, वो कहते हैं उनकी वाइफ DQ हो रही है 2023 के फेब में, स्टिल वेटिंग फॉर द इंटरव्यू। उन्हें NVC को भी कांटेक्ट किया, लोकल इमिग्रेशन ऑफिस को भी किया। वो कह रहे हैं कि आपको लेटर मिल जाएगा दिसंबर तक। इट्स टेकिंग 18 to 20 months आफ्टर डॉक्यूमेंट क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ कोविड। बैकलॉग एंड गुड लक। पता नहीं किसको कह रहे हैं, बाकी लोगों को कह रहे होंगे। तो ऐसा ही है, इवन के जिसने मैंने पिछली अभी कमेंट को एड्रेस किया कि यार अगर आपका DQ हो भी चुका है, इट विल नॉट इंश्योर यू कि आपको दस्ती मिलेगा। पुराने वक्तों में मेरे ज़माने में होता था कि जैसे DQ होता था ना, थिंग्स आर वेरी सिंपल। DQ हुआ है 90 डेज़ के अंदर आपको इंटरव्यू मिल जाएगा, इंटरव्यू में जाओ AP लगा के आ जाओ, जैसे हम आए। तो अब इवन के DQ हो गया, आपकी प्रायोरिटी डेट आ गई, IR1 होती है तो उनको वीज़ा बुलेटिन अटैच नहीं होता। अगर पेरेंट्स होते हैं तो उस पर वीज़ा बुलेटिन अटैच नहीं होता क्योंकि वो IR कैटेगरीज होती हैं। लेकिन आपसे पहले जितने लोग वेट कर रहे हैं उनको तो मिलना है ना, क्योंकि क्यू लग रही है। अच्छा किया, इवन दो आप केस का वेट कर रहे हैं, आप NVC को रीच आउट कर रहे हैं, आपने ऑफिस को रीच आउट कर रहे हैं, लगे रहें। कभी कभी होता है कि शायद लक काम कर जाए और वो आपको अर्ली इंटरव्यू लेटर दे दें। लेकिन बेस्ट अच्छी बात यही है कि आप NVC को रीच आउट करें, क्योंकि वही कंसर्न अथॉरिटी जिसने आपको इंटरव्यू लेटर देना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका कमेंट एड्रेस हो रहा है। अगले कमेंट पर आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि मैंने वीडियो से पहले रीड कर लिया, तो असल में एक F4 कैटेगरी का केस है जिसमें जो मेन प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं उनकी बीवी हैं, हस्बैंड और बच्चे थे बेनिफिशरीज़। हस्बैंड का स्प्यूटम टेस्ट निकला है। अगर स्प्यूटम टेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर एक कार्ड आ रहा होगा, स्प्यूटम टेस्ट के बारे में जाके आप अंडरस्टैंडिंग कर सकती हैं। वो रोके बच्चों को और उनकी वाइफ को जो है वीज़ा मिल चुका है। उनकी अगले महीने कहती हैं मेरी फ़्लाइट है, वो क्या करें। देखें, स्प्यूटम टेस्ट क्लियर होता है, उसके बाद एम्बेसी जाएगी उसकी रिपोर्ट, और ये चीज़ कंफर्म करनी है आपके मेडिकल सेंटर ने। तो मेडिकल सेंटर को रीच आउट करूँगा कि भाई कब क्लियर हुआ है, कब आपने रिपोर्ट भेजी है। वो डेट मिल जाए, आप इंक्वायरी भेजें टू US एम्बेसी। इंक्वायरी भेजने का बहुत सवाल लोग पूछते हैं किस तरह भेजी जाती है। US ट्रैवल डॉक्स पाकिस्तान US एम्बेसी का फ्रंट डेस्क है, उनको रीच आउट करें। गूगल पर लिखें US ट्रैवल डॉक्स पाकिस्तान, तो उनका नंबर भी है, ईमेल भी है, उनको रीच आउट करें, अपनी इंक्वायरी डालें। वो इंक्वायरी जाएगी US एम्बेसी US ट्रैवल डॉक्स के थ्रू, और आपको एक जवाब मिल जाएगा क्या सीन है। AP जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, अनसर्टन होती है, कुछ महीने से लेकर कुछ साल भी लग जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द केस। अब आपको वो ग्रीन लाइट वहाँ से मिलेगी एम्बेसी से, वो इंटरव्यू दोबारा स्केड्यूल करेंगे, आपके हस्बैंड जाएंगे, उनको वीज़ा मिलेगा, फिर वो जाएंगे। अगर आपको और आपके बच्चों को वीज़ा मिल चुका है, अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो सारी सी बात है, वीज़ा मिल चुका है, इट मीन्स उसकी एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी से पहले हमने पहुँचना है US से, अदरवाइज़ वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, फिर दोबारा वही उसी मसले में पड़ जाएंगे। तो अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता, मैं USA जाता, अपना प्रोसेस कंप्लीट करता, ग्रीन कार्ड लेते, तो आना जाना चलता रहेगा, और अपने हस्बैंड के लिए इंक्वायरीज़ डालती रहें एम्बेसी में। तो उम्मीद है कि इंटरव्यू उनको मिले और वो भी आपके साथ यूनाइट करें इन USA। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली पोस्ट करता हूँ अबाउट USA और चीज़ें बता रहा होता हूँ उसमें भी। तो ज़िंदगी तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।
और आप सिर्फ एंजॉय करें बीच की आवाज़, समंदर की आवाज़, और मैं चलता हूँ।